फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये एपिसोड 11वीं एपिसोड का पार्ट सेकंड है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि वैसे तरतीब वाइज में कौन सा वीडियो का नंबर है, लेकिन वैसे ये एपिसोड जो 11 है उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बगैर किसी देर के। कैफ की इमारत के उस मसरूफ़ फ्लोर पे रेनोवेशन का अमला उसी तरह काम में जता था। उनकी वजह से लिफ्ट के करीब कुर्सी मेज़ डाली बैठी शबनम उस वक्त फ़ोन पे लगी थी जब लिफ्ट के दरवाजे खुले और डॉक्टर मोहित मुबीन बाहर निकला। उसके हाथ में एक नन्हा सा सफ़ेद चौकोर बॉक्स था। वो इतराफ़ में मतलाशी नज़रों से देख रहा था जब शबनम ने चुटकी बजा के उसे मतवज्जे किया। माहिर बे, एक कान से फ़ोन लगाया। उसने बाजू लंबा करके सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मोहित सर को खम देकर उस तरफ बढ़ गया। जीना तंग सा था, 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ के मोड़ आ जाता था। उस मोड़ पे दीवार पे एक आईना आवेजा था जिससे ऊपर स्टडी नुमा ऑफिस की शीशे की दीवार दिखाई देती थी जिसके आगे मैरून मखमली पर्दा गिरा था। वो चंद जीने अबूर करके शीशे के दरवाजे तक आया और दरवाजे का पर्दा हटाया। वो एक तंग सा ऑफिस था। अंदर 3 दीवारें किताबों के रैक्स से भरी थी। तमाम रैक्स के नीचे एक सुर्ख रंग की LED वाली रूप लाइट लकीर की सूरत में गुजरती थी जो कमरे की रोशनी को मध्यम सा सुर्ख तासुर दिए हुए थी। उन 4 दीवारों के दरमियान बस इतनी सी जगह थी कि एक लंबी मुस्ततील कॉन्फ्रेंस टेबल समा सके। उस टेबल के सिरे पे उस वक्त माहिर बे बैठा था, सूट में मलबूस, गाल तले 2 उंगलियां रखे, टेक लगाए, किसी गहरी सोच में गुम। सामने चंद कागज़ फैले थे और मेज़ के वस्त में एक सुर्ख इमारत का मॉडल रखा था। कैफ आवाज़ पे निगाह उठाए, फिर मुस्कुरा के खड़ा हुआ। आओ मोहित, कल तुम्हारा मैसेज देख के मुझे अच्छा लगा। तुम्हें बहुत पहले मेरे पास आना चाहिए था। मोहित ने उससे मुसाफा करके उसके दाएं हाथ कुर्सी खींची, फिर सताए से अतराफ़ में देखा। कौन यकीन करेगा कि कभी तुम हमारे ड्राइवर थे। माहिर धीरे से हंस दिया। उसकी हंसी में तलखी थी। मोहित के चेहरे पे एकदम माजरत ख्वाना सा तासुर उभरा। मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। हम सब अपने हिस्से के झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरे झूठ जल्द मेरे सामने आ गए। खैर, मैं इतना अमीर नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। मेरा बाप अमीर था। लंदन में हम अमीर होते थे। एक ठंडी सांस भरी। इस्तांबुल में मैं वही हूँ जो मैंने तुम्हें और थूक निकला माला को बताया था। एक स्ट्रगल करता एंटरप्रेन्योर इस एक इमारत के लिए। सुर्ख इमारत के मॉडल की तरफ इशारा किया। मैं कितना ख्वार हो रहा हूँ तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मोहित ने एक नज़र उस मॉडल को देखा। क्या तुम कामयाब हो जाओगे? माहिर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, क्योंकि मैं इंसानों के मामले में अच्छा हूँ। कैसे? मोहित की आंखों में अचंभा उभरा। तुम बताओ, इस्तांबुल तुम्हें कैसा ट्रीट कर रहा है? वो टेक लगाए कुर्सी का रुख उसकी तरफ घुमाए मुस्कुरा के पूछने लगा। ट्विटर पे तुम्हारी बहन के मेमोरियल डिनर के बारे में देखा। आई एम सॉरी फॉर दैट। माहिर ने सर को खम दिया जैसे उसकी ताज़ियत वसूल की हो। इस्तांबुल मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे हर सयाह को करता है। खूबसूरत फैंटेसी से भरी दुनिया। मुझे आए कुछ अरसा हो गया लेकिन तुमसे मिल नहीं सका। आज सोचा मिल भी लूँ और इस बहाने ये भी दे दूँ। उसने एक चौकोर सफ़ेद बॉक्स माहिर की तरफ बढ़ाया। माहिर ने मुस्कुरा के बॉक्स उठाया और एक कार्ड था जो बॉक्स की शक्ल में था और उसे सिल्वर रिबन से बंद किया गया था। माहिर ने रिबन गिरा खोली। फैंसी सा कार्ड किताब की तरह खुला। अंदर वेन्यू और निकाह का वक्त लिखा था, साथ एक बेबी ब्रेथ फूल चिपका था। कार्ड सेंटेड था। उसकी खुशबू खुलते ही सारे में फैल गई। मेरा निकाह इमरजेंसी में हो रहा है। मेरी फियांसी के दादा बीमार हैं। मेरी बहनें अलग नाराज़ हैं कि इतनी जल्दी क्या है। मैं कुछ परेशान हूँ इनकी वजह से, लेकिन अगर तुम अपनी फैमिली के साथ आओ तो मुझे खुशी होगी। माही ने कार्ड को देखा, फिर मोहित को, फिर दोबारा कार्ड को। लबों पे मुस्कुराहट थी। हम सब अपने हिस्से के झूठ बोलते हैं, लेकिन तुम मुझसे सच बोल सकते हो। मोहित चौंका। सॉरी, ये इमरजेंसी वेडिंग नहीं है मोहित, ये डेस्टिनेशन वेडिंग है। उसने मुस्कुरा के कार्ड सामने रखा। इस तरह का कार्ड इस्तांबुल में छपवाने के लिए कई हफ्ते लगते हैं और ये वेन्यू बुक करने के लिए कई महीने।
तुम जिस फेलोशिप पे आए हो इसका कोई ख़ास स्कोप नहीं है, लेकिन तुम दोनों ने वो फेलोशिप इसलिए मुंतखब की क्योंकि तुम मौसम बहार में अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार तुर्की में आके शादी करने पे बहुत बुरा मनाते, बिलखुसूस तुम्हारी बहनें। इसलिए तुम दोनों ने दादा की बीमारी वाला बहाना बनाया, बल्कि वो बगौर मोहित के चेहरे को पड़ रहा था। दोनों ने नहीं, सिर्फ तुमने, क्योंकि तुम्हारी फियांसी तुम्हें काफ़ी अरसे से कह रही है कि अपनी बहनों को बता दो, लेकिन तुम आखिरी वक्त तक डरते रहे, यहाँ तक कि शादी का वक्त आन पहुँचा। अब तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी बहनें यहाँ आकर एक पुरतई शादी देखकर सब समझ जाएंगी, और तुम चाहते हो कि मैं शादी पे आऊँ ताकि मैं उनको समझा सकूँ। अब मुझे बताओ, मैं गलत हूँ या दुरुस्त? मोहित मुबीन के कंधे ढीले हुए, उसने गहरी सांस ली और पीछे होकर बैठा। आई एम सॉरी, मैंने झूठ बोला, उसने शिकिस्त खुर्दगी से कंधे उचकाए। मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। सॉरी किस बात का, तुम्हारी ज़िंदगी है, जो चाहे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कार की तरफ देखा। और मुबारक हो। मोहित ने माथे पे हाथ रख के तकलीफ से आंखें बंद की। चंद लम्हे खामोशी छाई रही। वो मुझे मार देगी, माही मेरी बोटियाँ कर देगी, बोटियाँ। वो कराहा। माहिर हंस दिया, गाल का गढ़ा वाजे हुआ। मेरी बहनें बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, माला मुझे माफ़ नहीं करेगी। वो माही के सामने मेरी साइड लेगी, लेकिन वो अंदर से मुझे माफ़ नहीं करेगी। वो माफ़ करने में अच्छी नहीं है। उसके लबों पे सोगवार सी मुस्कुराहट बिखरी। और अगर मैं ये डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करता तो फरवा को खो दूँगा। पता नहीं क्या ऑब्सेशन है लड़कियों को फेरी टेल वेडिंग्स के साथ। मैं इस शादी के खर्चे उठा उठा के कंगाल हो चुका हूँ। उसने थकान से माहिर को देखा। अगर तुम शादी पे आओ तो शायद मेरी बहनें मेरा लिहाज कर लें। तुम्हारी दोनों बहनें आ रही हैं। वो मोहित को देखे बिना सामने रखे कागज़ अरेंज करने लगा। माला और ज़ियाद आएंगे, उसने वादा किया है। माही नाराज़ है, शायद ना आए। मोहित, वो खनखारा, टाई की नॉट ढीली की। मेरा नहीं ख्याल माला या उसका शौहर मुझे देख के खुश होंगे। वो दोनों मुझे पसंद नहीं करते। कम ऑन, वो पुरानी बात हो गई है। और ज़ियाद तो तुम्हें इतना ख़ास नहीं जानता। माहिर फरीद तल्खी से मुस्कुराया। वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, ज़ेरे लब कहा, फिर सर झटका। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। निकाह से पिछली रात हम एक फैमिली डिनर कर रहे हैं, तुम इसमें शिरकत कर सकते हो? मोहित उससे मुसाहिफा करते हुए खड़ा हुआ। माहिर ने गहरी सांस खारिज की। आउट ऑफ द फ्राई पैन, मुँह में बड़बड़ाया, फिर कोट का बटन बंद करते हुए उठा। तुमने वेडिंग केक ऑर्डर कर दिया? मोहित ने माथे को छुआ। उफ, बहुत से कामों में भूल गया। वो मेरा गिफ्ट होगा, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर उसकी आंखों में देख के नरमी से कहा, और अपनी बहनों को वक्त से पहले सब बता दो। कोशिश करूँगा। उसके अंदाज में थकान थी। मोहित चला गया तो शबनम वार्ड हुई। साथ ही चंद प्रिंट आउट्स मेज़ पे रखे, जिन पे वही सुर्ख टुकड़ा स्कैन करके छपा दिखाई दे रहा था। मैंने इस सुर्ख मोटिफ को मुख्तलिफ सर्च इंजन में डाला है। मुझे इससे मिलता जुलता कोई सर्वर्क नहीं मिला, लेकिन उसकी आंखों में चमक तर आई। ये पर्शियन आर्ट वर्क है। वो तेज़ी से सीधा हुआ और प्रिंट आउट्स ऊंचे करके रोशनी में देखने लगा। और ये जाय नमाज़ों, ईरानी कालीनों और मजहबी किताबों के सर वर्क पे इस्तेमाल होता है। मजहबी किताबें, वो तेज़ी से बोला। वो कोई मजहबी किताब है? मुस्लिम दुनिया में मजहबी किताबों पे बनने वाला आर्ट वर्क अमूमन ओरिएंटल या पर्शियन ही होता है, इसलिए हम ये ठीक से नहीं बता सकते कि यह टुकड़ा किस किताब का है। इससे मिलते जुलते बहुत से डिज़ाइन मुझे मिल गए हैं, लेकिन बिलखुसूस यही डिज़ाइन कहीं नहीं मिला। आखिर में कदरे मायूसी से कंधे उचकाए। तुम जितना कर सकती थी तुमने कर लिया। माहिर ने तमाम प्रिंट आउट्स समेट के इकट्ठे किए और उन्हें उस सुर्ख मॉडल के साथ रख दिया, यूँ कि कागज़ों के कोने मॉडल के नीचे आ गया। और अब वो हवा से उड़ नहीं सकते थे। यानी मैं आपकी बेस्ट सेक्रेटरी हूँ? वो एने के पीछे से मुस्कुराए। सेकंड बेस्ट। वो वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। शबनम के माथे पर सिलवटें उभरी। मैं बेस्ट हूँ माहिर बे, इतने तवील अरसे तक आपके पास कोई सेक्रेटरी नहीं ठहरी। सबरीना बेस्ट थी। वो अब कुछ टाइप कर रहा था। अच्छा, क्या करती थी वो नापसंदीदगी से उसको देख रही थी। टाइप करते हुए वो मध्यम सा मुस्कुराया, जैसे लम्हे भर को किसी और ज़माने में जा पहुँचा हो। वो सिर्फ काम पर नहीं बल्कि मेरे दोस्तों और दुश्मनों पर भी नज़र रखती थी। शबनम ने करके नाक सुकेड़ी और ठक ठक करती पर्दा हटा के बाहर चली गई। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो गहरी नींद से हड़बड़ा के जागी। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो न जाने ख्वाब में क्या देख रही थी, सांप बिच्छू। धुन की आवाज़ पे सब भूल गया। सीने पे हाथ रख के बेख्तियार अलार्म क्लॉक को देखा।
3:07। किसी मैकेनिकी अमल के तहत उसने मोबाइल उठाया, नोट्स खोल के आज की तारीख के साथ वक्त तहरीर किया। फिर गर्दन मोड़ के देखा, ज़ियाद करवट लिए गहरी नींद सो रहा था। कभी वो रात में जागता था, कभी नहीं। वो हर दूसरे मियाँ बीवी की तरह शाम तक इधर उधर की बातें करके अपने दरमियान आई सर्द दीवार को पिघलाने में कामयाब हो चुके थे। अलबत्ता पासपोर्ट के बारे में ना उसने सवाल पूछा था, ना ज़ियाद ने छुट्टी अप्लाई करने का जिक्र दोबारा किया था। धुन खामोश हो चुकी थी। वो कानों पे तकिया रख के फिर से लेट गई। वो आवाज़ अब उसे डराने लगी थी। माला, एक बात कहूँ, मुझे ज़ियाद भाई आपके खींचे के नक्शे से मुख्तलिफ लगे हैं। उस सुबह जब सूरज अपने जौबन पे चमक रहा था, वो दोनों कार पार करके बाहर निकल रही थी। रामीन ने भूरे रंग का अबाया पहन रखा था और उसने हल्का सुरमई सर पे स्टूल था जिससे कानों के टॉप्स दिखाई देते थे और आस्तीन मोड़ के कूहनियों तक चढ़ा रखे थे। आंखों पे स्याह सनग्लासेस थे। उनके सामने एक कई मंजिला ऊंची इमारत खड़ी थी जिसकी दीवारें शीशे से ढकी थी। और तुम्हारा शौहर इतना बुरा नहीं है जितना तुम बताती हो, उसने बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जैसे वो इस जिक्र से बचना चाह रही हो। मगर वो भी रामीन थी, माही की तरह। वो बात का पीछा नहीं छोड़ती थी। हारून के घर वालों की वजह से हमारे दरमियान मसले होते रहते हैं, लेकिन हारून मेरी छोटी से छोटी कामयाबी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और अगर आज भी मेरी कोई पुरानी शायरी सामने आ जाए तो वो बहुत फ़ख्र से सबको दिखाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ज़ियाद भाई आपकी कामयाबी पे इनसिक्योर हो रहे थे। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। रामीन की ज़बान पर कोई फ़िल्टर ना था और माला की आंखों पे सनग्लासेस चढ़े थे, वरना वो उनमें छाती बेचैनी देख लेती। ज़ियाद का कल ज़रा मूड ख़राब था, वरना वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता। वो फीका सा बोली, जैसे उसे अपनी बात का भी यकीन ना हो। वो दोनों साथ साथ इमारत की तरफ बढ़ रही थी। अगर बीवी शौहर से ज़्यादा कमाती हो या उसकी तारीफ़ की जा रही हो और शौहर उससे गैर आरामदेह होने लगे तो ये चीज़ मियाँ बीवी के रिश्ते को खा जाती है। बंद कमरे में बीवी को सराहने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मर्द अपनी बीवी पर भरी महफिल में फ़ख्र कर सके वो सिक्योर मर्द होता है। जो ये ना कर सके वो इनसिक्योर होता है। आप दोनों को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ज़ियाद अल्फाज ख़त्म हो गए। शक का बीज दिल के किसी कोने में सर उठाने लगा था। इनसिक्योर मर्द को खुद पे भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो अपनी बीवी को सारी दुनिया से काट के रखना चाहता है। बीवी मैके वालों से मिले तो उसको मसला होता है, बीवी को कामयाबी मिले तो उसका मूड ख़राब हो जाता है। ये मोहब्बत या पोजेसिवनेस नहीं है, ये अनहेल्दी बिहेवियर है जिसको शादी के शुरू में ही फिक्स करना ज़रूरी है। मियाँ बीवी एक टीम होते हैं। अगर वो आपस में मुकाबला करने लग जाएं तो दुनिया से नहीं लड़ सकते। छोटी सी रामीन बहुत समझदारी से कहती। इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। ये जद्दा की एक मारूफ वर्किंग स्पेस थी। मैं उसको फिक्स कर लूँगी, वो ठीक हो जाएगा। उसने ग्लास डोर से अंदर दाखिल होते हुए ग्लासेस माथे पे टिकाए। आंखें वाजे हुई। वो उदास थी, उलझन में थी। रामीन ने इस बात पे अफसोस से उसे देखा और सर झटका। वो आपसे झूठ भी बोल रहे हैं और ये सब वार्निंग साइन है। आपको उनका माजी खोजना चाहिए। कुछ है जो हम नहीं जानते, कोई राज। मैं भी उससे राज रखने लगी हूँ। मैं भी अच्छी बीवी नहीं हूँ। उसके अंदाज में कुछ जख्मी सा था। रामीन ने उलझ के उसे देखा। कैसा राज? माला ने जवाब नहीं दिया। वो अब रिसेप्शन के करीब आ चुके थे। उसके बाद के मराहल बहुत आसान थे। चंद मिनट बाद वो दूसरी मंजिल पर बने एक वर्किंग एरिया में खड़ी थी जहाँ कतार में डेस्क लगे थे। चंद खाली थे और चंद पे फ्रीलांसर्स बैठे अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई देते थे। हारून भाई को मेरा शुक्रिया कहना। उनकी वजह से मुझे इतनी आसानी से यहाँ डेस्क मिल गया है। आपने मुझे इस वक्त आसानी दी थी जब मुझे अपनी किताब लिखनी थी। हम किसी के लिए आसानी पैदा करें या मुश्किल, वो एक ना एक दिन हमें वापस ज़रूर मिलती है। रामीन खुले दिल से मुस्कुराई। हारून ने नूरा से बात कर ली थी। वो काफ़ी सख्त किस्म की खातून है। आपकी कफ़ालत पे इतनी आसानी से राज़ी नहीं होंगी। उनको मनाना अब आपका काम है। नूरा अब्दुल हमीद इसी वर्किंग स्पेस में एक कॉर्नर ऑफिस में बैठती थी। उनका ऑफिस इस हॉल से चंद गज़ के फासले पे था। शीशे का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक सर सा यस सुनाई दिया। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। अंदर चलता इसी हॉल की निस्बत ज़्यादा सर था। ऑफिस की एक दीवार शीशे की थी जिससे समंदर दिखाई देता था। उसका नीला पानी सुनहरी धूप से झुलस रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था। नूरा ने एक नज़र उठा के सुरमैया बाया वाली लड़की को देखा जिसकी सब्ज़ आंखें बहुत उम्मीद से उन्हें देख रही थी। फिर चेहरा वापस झुका लिया। वो 45-46 बरस की खातून थी। स्याह अबाया पे ढीला सा स्टोल कर रखा था।
उनके आईब्रो अरब औरतों की तरह मोटी स्याह कमानों की सूरत बने थे। आंखें काजल या लाइनर से खूब काली की गई थी। चेहरे पे तिल था और जब वो बोलती थी तो आवाज़ में करख्तगी होती। मैं कशमाला हूँ और मैंने हारून को बता दिया था कि ना मुझे किसी की कफ़ालत करनी है, ना अपने कैफ़े के लिए किसी को हायर करना है। तुम जा सकती हो। वो रखाई से कह के चेहरा झुकाए आईपैड पे पेंसिल से कुछ लिख रही थी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप नया कैफ़े बना रही हैं। अगर आप मेरा प्रपोज़ल सुन लें तो। नूरा ने आंखें उठा के संजीदगी से उसे देखा। तुम जा सकती हो। उसने सर को खम दिया और पलट गई। फिर जाते जाते वो मुड़ी, एक नज़र नूरा की मेज़ को देखा। वहाँ एप्पल के तमाम जदीद गैजेट्स रखे थे। हर्मेस का बिर्किन बैग, नोरा की उंगली में चमकता 5 कैरेट का हीरा। उसकी निगाहों ने उस ऑफिस के हदोदारबा को स्कैन किया, एक खामोश नज़र बेजार से नोरा पे डाली और बाहर निकल आए। इस शहर में कोई एक खारजी लड़की की कफालत करने पर राज़ी नहीं होगा। ज़ियाद की तंज़ी आवाज़ पस मंज़र में गूंजी थी। उसके सर में दर्द होने लगा था। वो अपनी कुर्सी पर बैठी और अपनी चीज़ें उस डेस्क पे सजाने लगी। माँ की तस्वीर वाला फ्रेम सामने रखा, अपना कॉफ़ी मग, आईपैड, लैपटॉप, अपने पौधे, मुरझाया हुआ शर्डन जिसे वो साथ लाई थी, एक नया ज़बरीना जो उसने कल ही ख़रीदा था, न्याज बरीना। फिर वहीं बैठी माँ की तस्वीर को देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। उनकी सब्ज़ आंखों में ज़माने भर की ठंडक थी। अगर माँ होती तो बताती कि क्या करना है, कैसा राज। रामीन की आवाज़ कानों में सुनाई दी। उसने पर्स से एक नया खाकी पैकेट निकाला और दराज में रख के लॉक कर दिया। ये एक ऐसी शय थी जिसे वो घर में रखने का ख़तरा नहीं मोल ले सकती थी। अगर माँ होती तो बताती कि क्या करना है। उस शाम घर जाने से पहले माहिर बेकरी पे रुका था। किचन में अंडों और मैदे के साथ दालचीनी की महक भी फैली थी। उसने अंदर झांका तो बैरबल फरीद सफ़ेद कोट पहने, सर पे जालीदार टोपी लपेटे, झुक के फोर्डंट से एक डिज़ाइन काट रहा था। साथ ही ज़ेर लब कुछ गुनगुना रहा था। बी आवाज़ पे उसने निगाहें उठा के देखा, फिर पूरे दिल से मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। हेलो ब्रो, चहक के कहते हुए सांचे से फोंडेंट का टुकड़ा अलहदा किया। सर दोबारा झुक गया। अलबत्ता माहिर के अब्रू पुरसोच अंदाज में इकट्ठे हुए। मोहित की शादी का केक तुम बनाओगे, मैं वक्त और तारीख मैसेज कर दूंगा। वो बगौर बैरबल को देखते हुए कह रहा था। ओह नाइस, कशमाला का भाई। वो फ्रिज की तरफ आया और दरवाज़ा खोल के स्ट्रॉबेरी का प्याला निकाला। फ्लेवर उसको टेस्ट करवा देना। जो हुक्म ब्रो। बैरबल ने मुस्कुराते हुए एक स्ट्रॉबेरी हवा में उछाली, फिर तेज़ी से आगे होकर उसे मुंह में कैच कर लिया। बैरबल मुझसे निगाहें नहीं हटा रहा था। उसने माली के नंबर के अलावा कुछ नहीं कहा। आवाज़ धीमी हुई। नोप्स। वो वापस गुनगुनाने में मसरूफ़ हो गया था। उसके हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे। माहिर चंद लम्हे उसके हाथों की हरकत देखता रहा, फिर कोट की जेब से मोबाइल निकालते हुए बाहर आया। शबनम बेकरी से निकलते हुए फ़ोन कान से लगाए वो बहुत तशवीश से कह रहा था, मुझे बैरबल की पिछले 2 माह की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स चाहिए, हर वो ट्रांजैक्शन जो उसने की है। खैरियत? वो ठीक नहीं है। वो परेशान था। क्या वो अपसेट है? नहीं, वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश है और ये अच्छी निशानी नहीं है। फिक्रमंदी से कहते हुए वो कार का दरवाज़ा खोल रहा था। घर वापसी पे वो फॉर्म से रुकी और कुछ ज़रूरी ग्रॉसरी खरीदी। ज़हन अजीब बटा हुआ सा था, जिसम में थकान अलग थी। फॉर्म्स नामी सुपरमार्केट उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग के करीब ही थी। चंद मिनट की वॉक थी, लेकिन चंद मिनट के इस रास्ते के दौरान उसे वो अजीब सा एहसास फिर से होने लगा। कोई था जो उसका पीछा कर रहा था, कोई जो उसके बहुत करीब था, जो नज़र नहीं आता था। वो ज़ेरे लब आयतर कुर्सी पड़ने लगी। कभी महसूस होता था कि वो चीज़ें अब पीछा छोड़ चुकी हैं, और कभी वो बहुत कुव्वत से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। अपार्टमेंट लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो अपना अक्स दिखाई दिया। इस अक्स से कुछ याद आया। ख्वाब वाला बूढ़ा जादूगर, वो जिसकी उंगली में अंगूठी थी और एक दफ़ा उसने माला की गर्दन दबोची थी। उसे आज भी अपनी गर्दन पे उंगली के नोकीले नगीने की चुभन याद थी, लेकिन वो तो उसका पीछा छोड़ चुकी थी। वो दुनिया के एक दूसरे शहर में आ बसी थी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। फिर वो म्यूज़िक, वो ताक़ुब का एहसास, वो सब वापस क्यों आ रहा था? लिफ्ट के दरवाजे तीसरी मंजिल पे खुले तो वो आदतन ज़रा सा सिमट के खड़ी हुई। फिर नवार्द को देख के लबों पे मुस्कुराहट आई। वो हारून था, रामीन का शौहर। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? नोरा के साथ मीटिंग कैसी रही? उसने खुश दिली से कहते हुए मतलूबा फ्लोर दबाया। माला ने मुस्कुरा के कंधे उचकाए। मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। फिर कदरे ठहर के खनकारी। हारून भाई, मुझे आपसे एक काम है। बिला झिझक बताइए। आपके कफील ज़ियाद के बॉस हैं।
ज़ियाद ने छुट्टी अप्लाई की हुई है, हमें इस्तांबुल जाना है। मेरे भाई का निकाह है, लेकिन ज़ियाद को लगता है कि छुट्टी रिजेक्ट हो जाएगी। ये भी कोई मसला है, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। थैंक यू, उसने ममनूनियत से कहा। और मैंने ज़ियाद से नहीं कहा कि मैं समझ गया हूँ, ये मेरे और आपके दरमियान है। उसका फ्लोर आ चुका था, लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो उसे खुदाहाफिज़ कह के बाहर निकल गया। वो वापस अपने फ्लोर तक आई तो मोबाइल वक्फे वक्फे से बजने लगा। सलीम की कॉल्स आ रही थी। इतनी मिस्ड कॉल्स मत किया करो सलीम, यहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता, VPN ऑन करना पड़ता है पहले, ऑडियो मैसेज भेजा करो बस। वो लॉक खोलते हुए झुंझला के मैसेज रिकॉर्ड कर रही थी। लिविंग रूम में ज़ियाद बड़े सोफे पे बैठा था, यूँ के पैर लंबे करके मेज़ पे रखे हुए थे। वो अंदर दाखिल हुई और चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई। आपका दिन कैसा गुजरा? अबाया उतार के खूंटी पे टांगते हुए पूछा। बहुत अच्छा, और तुम्हारा? वो अच्छे मूड में था, उसे देखते मुस्कुरा के उठ खड़ा हुआ। मुझे कफील नहीं मिल सका, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। वो थकान से मुस्कुराई। इट्स ओके, तुम बहुत टैलेंटेड हो, कुछ ना कुछ मैनेज कर लोगी। आज कहीं बाहर डिनर करते हैं, ठीक? वो उसके एंड सामने आ खड़ा हुआ। वो मुस्कुरा रहा था, दोनों के दरमियान छाई सर दीवार पिघलने लगी। उसे ऑफिस डेस्क में लॉक किया गया भूरा पैकेट याद आया। उसे पासपोर्ट खोलना याद आया। उसे सबरीना को गूगल पे सर्च करना याद आया। उसे मालिक का नंबर खोजना याद आया। एक अजीब सा गिल्ट होने लगा। वो भी किन बातों को अपने और ज़ियाद के रिश्ते के दरमियान ला रही थी। वो इसको फिक्स कर लेगी, वो माला थी, वो हमेशा से सबको फिक्स कर लिया करती थी, हालात को, अपने बहन भाई को, बिजनेस को। ओके, मैं तैयार हो जाती हूँ, वो खुशगवार अंदाज में बोली तो ज़ियाद भी मुस्कुरा दिया। वो तैयार लग रहा था, यकीनन वो नादिम भी था। उसी पल सलीम के ऑडियो मैसेज आने लगे। उसने जल्दी से पहला ऑडियो खोला। दीवार को सेम लग रही है, बाजी पैसे भेजिए तो मैं ठीक करवा दूँ। उफ सलीम, तुम भी ना बहाने बहाने से पैसे मांगते हो। अभी मैं मसरूफ़ हूँ, 3-4 दिन बाद याद करवाना, भेज दूँगी। वो तैयार होने कमरे में चली गई। सलीम के भी बहाने ख़त्म नहीं होते थे। वो जद्दा की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की तपिश और समंदर की नमी उसको वर्किंग स्पेस के अंदर दाखिल होने से कासिर थी, जिसको एसी की ठंडक ने खुशगवार माहौल अता कर रखा था। माला अपने डेस्क पे बैठी खामोशी और सुस्त रवि से कुछ टाइप कर रही थी जब एकदम ठटक के रुकी। दाएं बाएं देखा, कागज़ उठाया, फ्रेम के पीछे झांका, बैग खोल के चीज़ें उलट पुलट की। चेहरे पे परेशानी दर आई। वो तेज़ी से उठी और राहदारी की तरफ बढ़ी। मतलाशी निगाहें अतराफ में देख रही थी। हॉल के सिरे पर कॉफ़ी बार बना था। वहाँ कॉफ़ी मशीन और वेंडिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर रखे थे। मेरा फ़ोन यहाँ रह गया है शायद। वो परेशानी से बुड़बड़ाते हुए उस तरफ आए, कप पटाए, इधर उधर झांका। ये सऊदी अरेबिया है, यहाँ कोई तुम्हारा फ़ोन नहीं चुराएगा, वहीं से मिलेगा जहाँ इसे खोया था। कॉफ़ी मशीन के सामने अपना कप रखती हुई स्याह अबाया वाली नोरा ने एक अचरती नज़र उस पर डाली और वापस मशीन की तरफ मतवज्जे हो गई। माला ने गहरी सांस खारिज की, लेकिन फिक्रमंदी कम नहीं हुई। वो लाहौर से आई थी, फिक्र करना उसकी आदत में शामिल था। शायद बाथरूम में छोड़ दिया हो। खुद से बुड़बड़ाती आगे बढ़ने लगी, फिर रुकी। नज़र नोरा के दूसरे हाथ में पकड़े कागज़ों पे पड़ी। वो प्रिंट आउट्स थे जो वहाँ रखी कॉपी मशीन से उन्होंने अभी अभी प्रिंट किए थे। माला ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर खुद को रोक लिया और दूसरी तरफ पलट गई। सेठ, वो नज़रें कप पे जमाए बोली। कप में भूरे माया की धार गिरती जा रही थी। वो धीरे से पलटी। ये आपके कैफ़े का थीम है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सपाट चेहरे के साथ भरते कप को देखे गई। इतने गहरे रंग अफसुर्दा करने के साथ साथ नींद भी तारी करते हैं। लोग कैफ़े में कॉफ़ी के लिए आते हैं ताकि जाग सके। वैसे भी दुनिया अब गहरे रंगों से दूर जा रही है। अब बोहेमियन डेकोर का ज़माना है। खाकी फर्श, हल्की दीवारें, रग्स, हाथ से बनी टोकरियाँ और बहुत से पौधे। आखिर में वो मुस्कुराए। नोरा ने एक नज़र उठा के उसका चेहरा देखा, फिर कमान जैसे स्याह अबरू अचकाए, कप उठाया और आगे बढ़ गई। उसने अफसोस से उन्हें जाते देखा। मोबाइल बाथरूम में ही रखा था, बिल्कुल वहाँ जहाँ उसने छोड़ा था, और वो बज रहा था। हारून की कॉल आ रही थी। वो सुबह से उसको 2 कॉल्स कर चुकी थी, इसीलिए वो कॉल बैक कर रहा था। आपने अपने कफील से बात की? उसने छूटते ही पूछा। दूसरी तरफ खामोशी का एक तवील वक्फा छा गया। फिर वो धीरे से खनखारा। मैंने बात की थी, लेकिन ये सऊदी थोड़े वो जैसे अल्फाज तलाश कर रहा था। असूलों के पाबंद होते हैं, वो सिफारिश पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने इसरार नहीं किया। उसका अंदाज़ मोहतात सा था। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके अंदर कुछ बुझ सा गया। ज़ियाद को मत बताइएगा कि मैंने अपने कफील से बात की थी, उसको बुरा लगेगा। कुछ बेचैन सा था उसकी आवाज़ में जो उसे खटका। शायद उसका वहम था। बहरहाल उसने हारून को तसल्ली दी कि वो ज़ियाद को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन कॉल बंद होने के बाद वो कितनी ही देर अपनी कुर्सी पे उलझी उलझी सी बैठी रही। क्या करे? बैरबल की
चैट में मालिक फरीद का नंबर कहीं दिन से आ रखा था। उसने एक दफ़ा भी उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश नहीं की थी। दराज में भूरा पैकेट भी मौजूद था, उसने उसे भी खोलने की कोशिश नहीं की थी। माँ होती तो बताती कि क्या करना है। आज वो घर आई तो उदास सी थी। ज़ियाद को दोपहर में मैसेज करके छुट्टी का पूछा था। उसने मैसेज देखने के बावजूद जवाब नहीं दिया था। माला का दिल मज़ीद ख़राब हुआ था। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो वो सामने ओपन किचन में बैठा दिखाई दिया। लैपटॉप काउंटर टेबल पर रखे वो ऐनक लगाए कुछ टाइप कर रहा था। एक नज़र उठा के उसे देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, आज माथे पे बल बरकरार रहे। मैंने सोचा था मेरी शादी होगी तो घर आने पे मेरी बीवी मेरा खाने पे इंतज़ार करते हुए मिलेगी और हम एक खुशगवार माहौल में डिनर किया करेंगे। वापस स्क्रीन पे निगाहें जमाए कहते हुए उसकी आवाज़ में नापसंदीदगी सी थी। आपको ये नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि आप एक करियर ओरिएंटेड लड़की से शादी कर रहे थे। अंदर आते हुए उंगली से स्टोल उतारा और किमोनी खूंटी पे लटकाया। फिर कुर्सी पे बैठ के झुक के जूते उतारने लगी। अंदाज में थकान थी। या आपको ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए थी जिसको करियर बनाने में दिलचस्पी ना हो और वो घर पे रहना चाहती हो। ज़ियाद ने निगाहें उठा के उसे देखा। इतनी तल्ख क्यों हो रही हो? क्या घर में रहना बुरी बात है? मैंने कब कहा बुरी बात है? मेरी अपनी बहन हाउस वाइफ है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको हाउस वाइफ चाहिए थी तो करियर वुमन से शादी नहीं करना थी ना। वो खफकी से कहती हुई किचन की तरफ आई और फ्रिज खोला। बाहर शदीद गर्मी थी और उसका हलक खुश्क हो रहा था। उसे इस वक्त सिर्फ ठंडा पानी चाहिए था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा कोई करियर है, उसने है पे जोर दिया। एक को वर्किंग स्पेस में जाती हो, एसी में बैठती हो, प्लान बनाती हो, कॉफ़ी पीती हो और वापस आ जाती हो। क्या फ़ायदा इस सब का? उसके दिल पे जैसे कोई पैर रख के गुजर गया था। वो तड़प के मुड़ी और तकलीफ़ से उसे देखा। अगर आपने दुबई से अपने ट्रांसफ़र रुकवाने की कोशिश की होती तो मेरा करियर फिर से शुरू हो चुका होता। दुबई में मुझे जॉब मिल गई थी और यहाँ भी मैं फारिग नहीं हूँ, अपना स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। उसे जल्द गुस्सा नहीं आता था, लेकिन इस वक्त आ रहा था। गाल गुलाबी हो रहे थे और आंखों में नमी दर आई थी। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? वो बड़बड़ाते हुए वापस स्क्रीन की तरफ मतवज्जे हुआ। शादी से पहले आपने ये वाजे किया था कि आपको मेरे काम करने पर एतराज़ नहीं होगा, तो अब भी नहीं होना चाहिए। एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन तुम फजूल में वक्त और पैसा ज़ाया कर रही हो। वो पानी की ठंडी बोतल हाथ में लिए कितनी ही देर वहीं खड़ी उसे देखती रही। उसका चेहरा गर्म होकर दहक रहा था। आपने छुट्टी अप्लाई की और ज़ियाद सुल्तान के जैसे ज़ख़म पे किसी ने नमक छिड़क दिया। कशमाला, उसने तड़प के स्क्रीन फोल्ड की और ऐनक उतार के बरहमी से उसे देखा। मैंने बताया है हम नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते हैं तो मैं जा सकती हूँ और मैं जाऊँगी। वो मेरा भाई है, मैं उससे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी परवाह है तो आप अपनी सीट बुक करवाइए, नहीं तो मैं अकेले जा सकती हूँ। उसने जैसे फ़ैसला सुनाया और बोतल थामे कमरे की तरफ बढ़ गई। ज़ियाद सोचती नज़रों से उसकी पुश्त को देखने लगा। तुम्हें सऊदी अरब से निकलने के लिए री एंट्री चाहिए और मेरी इजाज़त के बगैर वो तुम्हें नहीं मिलेगी। कमरे तक जाते उसके कदम ठहरे। वो धीरे से मुड़ी, सब्ज़ आंखों की पुतलियां सुकेड़ के ज़ियाद सुल्तान को देखा। वो पुरसुकून सा सीने पे बाजू लपेटे बैठा उसे देख रहा था। और मुझे यकीन है कि आप मेरी री एंट्री साइन कर देंगे और माही की पेश गोई को दुरुस्त साबित नहीं होने देंगे। मैं फ़्रेश होके आती हूँ, फिर डिनर करेंगे। मैं सुबह खाना बना के गई थी, हर रोज़ की तरह। उसके लहजे में कुछ सख्त था, कुछ मुख्तलिफ। ज़ियाद ने पहलू बदला, सर को खम दिया, चेहरे के तने तासुरात ढीले हुए। मैं बॉस से छुट्टी के लिए दोबारा बात करूँगा, डोंट वरी। अंदाज नरम था। माला ने बस एक नज़र उसे देखा, सर को जुम्बिश थी और आगे बढ़ गई। अब हर तरफ खामोशी छाई थी। उस सुबह जब वो को वर्किंग स्पेस आई, उसका मूड काफ़ी खुशगवार था। ज़ियाद ने नाश्ते पर उसे यकीन दिलाया था कि वो छुट्टी के लिए दोबारा बात करेगा। फ़्लाइट्स बुक करवा दो, उसने खुशी से पूछा था। पहले छुट्टी अप्रूव हो जाए फिर फ़्लाइट्स बुक करवा देना। शादी सर पे आई खड़ी है, जितनी देर से फ़्लाइट्स बुक करेंगे उतनी महंगी होंगी। उसे फ़िक्रमंदी होने लगी, लेकिन फ़िलहाल यही काफ़ी था कि वो मान गया था। इसीलिए आज उसने ज़्यादा काम नहीं किया। मौसम भी खिलाफ तवक्को खुशगवार था। उसने स्लीपर्स बदले और इमारत की अगली तरफ साहिल पे आ गए। स्किन कलर का केमोनो पहने, सर पे स्टोल जमा के गर्दन तले अड़से, सनग्लासेस आंखों पे चढ़ाए, वो स्लीपर्स हाथ में लिए नंगे पैर रेत पे चलने लगी। लबों पे मुस्कुराहट थी और दिल में उम्मीद। बस आखिर वो इस्तांबुल जा रही थी, स्याहों की जन्नत। तुम आ रही हो? पहली कॉल उसने माही को मिलाई। ऐसे कैसे आ सकती हूँ? मोहित को मेरा ख्याल होता तो शादी की डेट आगे कर देता। वो हस्बे आदत नाराज़ थी।
चंद मिनट तक वो उसको समझाती रही। माही आगे से हाँ करती रही। उसका इसरार कायम था, शादी की डेट 2 हफ्ते आगे करो। सूरज धीरे धीरे तेज़ होने लगा तो वो साहिल पे बनी एक छतरी के साए में आ बैठी। उसे एक कॉल मज़ीद करनी थी। पहले उसने मैसेज भेजा और जब इजाज़त मौसूल हुई तो कॉल मिलाए। हवा मुसलसल उसके अबाया को उड़ा रही थी। स्टूल भी सर से फिसल चुका था, लेकिन वो सांस रोके दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रही थी। हेलो, एक मशीनी सा लहजा सुनाई दिया जो जद्दा के साहिल के बरक्स बहुत सर्द था। मालिक साहब, उसने थूक निकला। मैं कशमाला मुबीन बात कर रही हूँ। बात कीजिए। एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर जवाब आया। कशमाला के अबरू ताज्जुब से उठे, शायद वो उसे पहचाने नहीं थे। हम इस्लामाबाद में मेरे रेस्टोरेंट ओशन में मिले थे, आपको याद होगा। आपने मुझे फाख्ता वाला। याद है। आगे उसने सन ग्लासेस उतारे, आंखों में खौफ के लिए मोबाइल स्क्रीन को देखा। क्या उसने दुरुस्त नंबर मिलाया था? तकरीबन 1 बरस पहले आपने मुझे कॉल की थी, फरीद होल्डिंग के मैनेजर की हैसियत से। फिर मुझे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन अपनी जगह बैरबल को भेज दिया। आगे एक लम्हे के लिए उसे पछतावा होने लगा। उसे क्या ज़रूरत थी उन्हें कॉल करने की। उसने गहरी सांस लिया और बदिक्कत लहजे को, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? एक काम है जो फ़ोन पर नहीं बता सकती। क्या हम मिल सकते हैं? पहली दफ़ा लम्हे भर की खामोशी छाई, यानी वो सोचते भी थे। आप इस वक्त कहाँ हैं? जद्दा। मुझे इस महीने की 15 तारीख को, लेकिन इस महीने की 15 तारीख को मैं इस्तांबुल में होंगी। क्या आप वहाँ होंगे? होगा। पहुँच के मुझे टेक्स्ट कर देना। और राब्ता मुनक़ता हो गया। माला के माथे पे बल धर आए, हवा से उड़ते बाल बेरहमी से कान के पीछे अड़से और वहाँ से उठाए। ये इंसान था या रोबोट? अपनी माँ का लॉकेट मुझे दे दिया, लेकिन अंदाज में कोई मानूसियत, कोई अपनायत ही नहीं थी। शायद उन्हें इससे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद वो उसे ठीक से पहचाने ही नहीं थे। इस्तांबुल जाके शायद वो मिलने से ही इनकारी हो जाएं। क्या ज़रूरत थी उन्हें कॉल करने की? खुद को कोसती वो रेत पे चलती इमारत की तरफ जा रही थी। कहीं 1000 मील दूर अपने ऑफिस में बैठे अब्दुल मालिक फरीद ने मोबाइल रखा और इंटरकॉम दबाया। अगले ही लम्हे एक सूट में मलबूस नौजवान झट से अंदर दाखिल हुआ। हम इस्तांबुल किन दिनों में होंगे? 12 से 14 तारीख तक, उसने आईपैड से देख के बताया। क्योंकि 14 को ज़ारा ने रैप अप करके हमारे साथ वापस आना है। हम 16 तारीख को वापस आएंगे। ज़ारा को बता दो और फ़्लाइट्स बदलवा दो। वो वापस अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गए। मगर सर, 15 को हमें दोहा में होना चाहिए, आपकी बहुत सी मीटिंग्स हैं। वो परेशानी से बोला तो मालिक फरीद ने ऐनक के ऊपर से उसे देखा। तुम मेरे बॉस हो या मैं तुम्हारा? नौजवान ने निगाहें झुका दी और झरझरी लेकर वापस पलट गया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही कि आप लोगों को एक दिन में 1 दिन है या 2 दिन है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, उसके अकॉर्डिंग देखूँगी कि मेरे लिए क्या चीज़ ईजी है आप लोगों को प्रोवाइड करना। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।